मैं CS शर्मा, फिजिक्स फैकल्टी। अपन गॉस लॉ के एप्लीकेशंस के बारे में बात कर रहे थे। गॉस लॉ के एप्लीकेशंस में अपन ने सॉलिड स्फीयर, होलो स्फीयर, लीनियर चार्ज्ड वायर के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी फाइंड आउट कर ली थी बाय यूजिंग द गॉस लॉ। अब अपन उसके आगे स्टार्ट करते हैं। अपन बात करते हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू चार्ज सरफेसेस या चार्ज्ड प्लेट्स के कारण जो है इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कैसे फाइंड आउट की जाए। देखो, चार्ज सरफेसेस भी दो टाइप की हो सकती हैं, वो नॉन कंडक्टिंग भी हो सकती है और वो कंडक्टिंग भी हो सकती है। तो अपन दोनों के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी फाइंड आउट करना सीखेंगे। पहला अपन फाइंड आउट करेंगे नॉन कंडक्टिंग सरफेस के कारण, दूसरा अपन फाइंड आउट करेंगे कंडक्टिंग सरफेस के कारण। देखो, बेसिकली कंडक्टिंग और नॉन कंडक्टिंग सरफेसेस जो होती हैं उनमें क्या क्या डिफरेंस होता है। नॉन कंडक्टिंग जो सरफेस होगी उसके सरफेस तो चार्ज होगा ही होगा, उसके पूरे के पूरे वॉल्यूम में चार्ज प्रेजेंट होगा। मतलब अगर कोई एक सरफेस है तो उस सरफेस के जो है इंटरनली भी पूरा का पूरा चार्ज प्रेजेंट होगा। लेकिन अगर कोई एक कंडक्टिंग सरफेस है तो उस कंडक्टिंग सरफेस के इंटरनली कोई चार्ज प्रेजेंट नहीं होगा। मतलब उसके केवल सरफेस पे, दोनों सरफेसेस पे ही चार्ज प्रेजेंट होगा, उसके इनर वॉल्यूम में कोई भी चार्ज प्रेजेंट नहीं होगा। तो सबसे पहले अपन बात करते हैं कंडक्टिंग सरफेस के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी फाइंड आउट करना। देखो, यहाँ सरफेस है तो यहाँ पे सरफेस चार्ज डेंसिटी आएगी जिसको अपन सिग्मा बोलते हैं। सिग्मा इज इक्वल टू होता है Q अपॉन S। S इज एरिया, तो सिग्मा को डिफाइन किया जाता है चार्ज अपॉन एरिया से, जो अपन पहले पढ़ चुके हैं। तो यहाँ पर अपन बात करते हैं, लेट अस कंसिडर ए नॉन कंडक्टिंग सरफेस ऑफ चार्ज डेंसिटी सिग्मा। द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू दिस सरफेस इज ओनली इन हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन। यहाँ पर इस सरफेस के कारण भी इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कौन सी डायरेक्शन में होती है? केवल हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में होती है। क्यों? क्योंकि अगर मान लो कोई एक सरफेस है तो उस सरफेस को छोटे छोटे वायर्स की फॉर्म में क्या किया जा सकता है? कट किया जा सकता है। वायर के कारण अपन इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी देख चुके हैं। तो सारे वायर्स के कारण अगर हॉरिजॉन्टल होगी तो सबका समेशन भी कौन सी डायरेक्शन में होगा? हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में होगा। इस तरीके से अपन क्या बोल सकते हैं कि डायरेक्शन कौन सी होगी? केवल हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन होगी। ये चीज़ अपन को पता चल गई। इसके बाद में अगर अपन को हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन पता चल गई या इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की डायरेक्शन पता चल गई तो अपन को गॉसियन सरफेस अज्यूम कर लेनी चाहिए। तो यहाँ पर अपन क्या करते हैं? गॉसियन सरफेस का अजम्पशन करते हैं। टू कैलकुलेट द इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी वी अज्यूम अ सिलेंड्रिकल गॉसियन सरफेस which have three surface area DS1, DS2 and DS3। देखो, जैसे दिखाया गया है नीचे की तरफ कि यहाँ पे तीन सरफेस एरिया है। जो तीनों सरफेस एरिया है, एक ये वाला, दूसरा पहला इसको माना गया है फर्स्ट ये वाला, सेकंड ये वाला और थर्ड इसका कर्व्ड सरफेस एरिया जो है ये वाला। देखो, यहाँ पर एक सरफेस है तो इधर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इस डायरेक्शन में होगी, इधर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इस डायरेक्शन में होगी। मतलब यहाँ DS1 भी जो है इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी के पैरेलल है या डायरेक्शन में ही है। DS2 जो है वो भी इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी के पैरेलल ही है, लेकिन जो DS3 है वो परपेंडिकुलर डायरेक्शन में है। मतलब यहाँ पर भी एंगल 0 डिग्री है, यहाँ पर भी एंगल 0 डिग्री है और यहाँ पर एंगल जो है वो 90 डिग्री है। ये अपन को पता होना चाहिए। ये अपन को पता चल रहा है। ठीक है, ये दोनों चीज़ें समझ में आ गई। तो अब अपन क्या करते हैं? तीनों सरफेस के कारण क्या निकालते हैं? इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी फाइंड आउट करते हैं। तो अपन आगे बात करते हैं। सो इलेक्ट्रिक फ्लक्स एसोसिएटेड विद दीज सरफेसेस फाइनाइट क्या होगा? इंटीग्रेशन ऑफ d∅1 प्लस d∅2 प्लस d∅3। ये क्या हो जाएगा? E डॉट DS1, E डॉट DS2, E डॉट DS3। डॉट प्रोडक्ट है तो cos θ1, cos θ2, cos θ3। देखो, ये पैरेलल थे दोनों के दोनों। मतलब यहाँ पर थीटा जो था वो कितना था? 0 डिग्री था। यहाँ पे गलत लिखा हुआ है, ये 0 डिग्री था। जबकि θ3 जो था वो कितना था? 90 डिग्री था। तो यहाँ पे cos 0 की वैल्यू कितनी आती है? 1 आती है। मतलब यहाँ पर ये दोनों तो क्या हो जाएंगे?
EDS1 EDS2 हो जाएंगे, और ये cos 0 cos 90 होने की वजह से cos 90 की वैल्यू 0 होती है, इस वजह से ये पूरी टर्म कितनी हो जाएगी, 0 बन जाएगी। ये चीज़ अपन को यहाँ से पता चलती है। अपन थोड़ा सा आगे चलते हैं, तो यहाँ पर क्या हो गया, फाइनाइट कितना आ गया, EDS1 EDS2 प्लस 0। तो यहाँ देखें, यहाँ पर देखो दोनों के दोनों ऐसा सरफेस बना हुआ था, गॉसियन सरफेस। तो ये जो इंटीग्रेशन ऑफ DS1 है वो भी यही है, इंटीग्रेशन ऑफ DS2 है वो भी यही है, मतलब ये वाला एरिया और ये वाला एरिया दोनों के दोनों क्या हैं, सेम। तो इंटीग्रेशन ऑफ DS1 विल बी इक्वल्स टू इंटीग्रेशन ऑफ DS2। मैंने इसको कितना मान लिया, S मान लिया, ये मान सकते हैं। मैंने मान लिया इसका कर्व सरफेस एरिया कितना है, ये सरफेस एरिया जो है वो कितना है, S है, क्योंकि मुझे पता चलेगा आगे, क्योंकि यहाँ पर सिग्मा दिया हुआ है, सिग्मा इज इक्वल्स टू Q अपॉन S होता है, वहाँ पर ये S काम में लिया जा सकता है। इस तरीके से अपन इसको काम में लेंगे आगे। अपन चलते हैं, फाई नेट इज इक्वल्स टू कितना आ गया, 2E इंटू DS। तो DS को इंटीग्रेट करेंगे तो वो कितना निकल के आएगा, S निकल के आएगा। तो फाई नेट इज इक्वल्स टू कितना आ गया, 2ES, क्योंकि इंटीग्रेशन ऑफ DS इज इक्वल्स टू S। ये तो रही बात इक्वेशन नंबर 1, अपन ने निकाल लिया। दूसरा अपन बाई द गॉस लॉ यूज़ करते हैं इसको। बाई यूजिंग द गॉस लॉ कितना हो जाएगा, फाई नेट इज इक्वल्स टू Q इन अपॉन एप्सिलॉन नॉट। Q इन कितना हो जाएगा, सिग्मा इंटू S। क्यों, क्योंकि सिग्मा जो है वो चार्ज डेंसिटी है, सरफेस एरिया अगर मैंने S माना है तो वो कितना आ जाएगा, सिग्मा इंटू S। तो फाई नेट इज इक्वल्स टू कितना आ गया, सिग्मा S अपॉन एप्सिलॉन नॉट। तो एक फाई नेट ऊपर निकला था, एक फाई नेट यहाँ निकल गया। दोनों इक्वेशंस को अपन क्या करते हैं, इक्वल रखते हैं। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, 2ES इज इक्वल्स टू सिग्मा S अपॉन एप्सिलॉन नॉट। S से S कैंसिल आउट हो जाएगा, तो 2E इज इक्वल्स टू बचेगा सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट, देन E विल बी इक्वल्स टू सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। इस तरीके से अपन इसको सॉल्व कर सकते हैं। ये चीज़ समझ में आ जानी चाहिए आप लोगों को कि एक नॉन कंडक्टिंग जो सरफेस होती है, अपने नॉन कंडक्टिंग जो प्लेट होती है, उसके कारण इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी जो होती है वो सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट होती है। देखो इसके कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स हैं जो अपन को पता होनी चाहिए कि अगर सिग्मा पॉजिटिव होगा तो आउटवर्ड्स, सिग्मा अगर नेगेटिव होगा तो इनवर्ड्स होगा इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की डायरेक्शन। और एक और चीज़ देखो, यहाँ पर जो है इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी उस पॉइंट की डिस्टेंस पे डिपेंड ही नहीं कर रही है, क्योंकि सिग्मा सरफेस पे डिपेंड कर रहा है कि उसकी चार्ज डेंसिटी कितनी है। एप्सिलॉन नॉट कांस्टेंट है, मतलब अगर कोई एक सीट है या सरफेस है तो उसके कारण इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी हमेशा कांस्टेंट होती है, चाहे से डिस्टेंस कितनी भी बढ़ा दी जाए। तो कई जगह अपन को ये बोला जाए कि यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है। यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड चेंज नहीं हो रहा है। तो वो कैसे पॉसिबल हुआ, कुछ कई बच्चों के माइंड में डाउट आता है कि इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी तो डिस्टेंस के साथ में चेंज हो जानी चाहिए, लेकिन अगर अपन एक कंडक्टिंग सरफेस या नॉन कंडक्टिंग सरफेस यूज़ करें इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी प्रोड्यूस करने के लिए, तो वहाँ पर जो है वो केवल और केवल उसके चार्ज डेंसिटी पे डिपेंड करती है, डिस्टेंस पे डिपेंड नहीं करती है। डिस्टेंस कितनी भी बढ़ा दो तो वो हमेशा सेम ही रहता है। ये चीज़ अपन को पता होनी चाहिए, ठीक है। इसके आगे अपन इसका दूसरा पॉइंट पढ़ते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू कंडक्टिंग सरफेस। देखो कंडक्टिंग सरफेस के बारे में अपन बात कर चुके हैं कि इसके केवल सरफेस पे ही होगा, इसके इंटरनल साइड्स में या इंटरनल वॉल्यूम में कभी भी कोई भी चार्ज प्रेजेंट नहीं होगा। Let us consider a conducting surface of charge density sigma. The charge present only on its surfaces, and the electric field intensity due to the surfaces is only in horizontal direction. वो अपन पता कर ही चुके हैं कि horizontal direction में होगा। To apply the Gauss law, we assume a cylindrical Gaussian surface which have 3 area vectors. जिसमें कितने area vectors होंगे, 3 area vectors होंगे, DS1, DS2, DS3, in which DS1 is parallel to the electric field lines, DS3 is perpendicular to the electric field lines, and electric field at DS2 is 0. ऐसा क्यों हुआ? देखो मान लेते हैं कि ये एक सरफेस जो ऐसा दिखाया गया है यहाँ पे, ये सरफेस है। तो देखो ये एक सरफेस जो दिया हुआ है, ये जो सरफेस अपन को सामने दिख रहा है,
उस सरफेस के उस तरफ जस्ट इनवर्ड्स कोई भी चार्ज प्रेजेंट नहीं है, मतलब वहाँ कोई भी इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी नहीं है। तो ये जो गॉसियन सरफेस है वो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की या तो परपेंडिकुलर होना चाहिए या पैरेलल होना चाहिए। मतलब जहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी नहीं होगी ये जाते ही ख़त्म हो जाएगा। तो जैसे ही अंदर की तरफ एंटर करवाएंगे अपन, ये क्या हो जाएगा, ख़त्म हो जाएगा। तो इसका मतलब क्या होगा, इसमें ये जो इंटरनल साइड है, ये वाली जो साइड है, यहाँ पर ये जस्ट इनवर्ड्स है इस सरफेस के, तो यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कितनी है, 0 है। यहाँ पर ये दोनों के दोनों क्या हैं, पैरेलल है। यहाँ पर ये क्या है, परपेंडिकुलर है। पैरेलल है तो यहाँ पर 0 डिग्री आ गया, परपेंडिकुलर है तो यहाँ पे क्या आ गया, 90 डिग्री आ गया। ये चीज़ अपन को पता होनी चाहिए। इसके बारे में सबको पता चल गया, ठीक है। अपन बात करते हैं इसके थोड़ा सा आगे। यहाँ पर देखो, फाई नेट इज इक्वल्स टू d∅1 प्लस d∅2 प्लस d∅3, तीनों को इंटीग्रेट करके ऐड कर देंगे। ई डॉट ds1 ई डॉट ds2 ई डॉट ds3 cos θ1 cos θ2 cos θ3। देखो यहाँ पे क्या है, θ1 कितना है, 0 डिग्री। θ2 यहाँ पे E0 है तो ये पूरी की पूरी टर्म वैसे 0 हो जाएगी। यहाँ पर कितना आ गया, 90 डिग्री, तो ये पूरी टर्म तो E0 होने के कारण 0 हो गई। ये cos θ 90 होने के, cos 90 की वैल्यू कितनी हो गई, 0 हो गई, तो ये पूरी टर्म वैसे 0 हो गई। तो इसका मतलब ये दोनों टर्म्स तो क्या हो जाएंगी, 0 हो जाएंगी। केवल और केवल कौन सी टर्म बचेगी, एक ही टर्म बचेगी, E डॉट ds1। इस तरीके से अपन इसको क्या कर सकते हैं, सॉल्व कर सकते हैं। देखो θ1 थीटा, इसके लिए क्या हो गया, E0, इसके लिए क्या हो गया, θ 90 डिग्री, तो E ds प्लस 0 प्लस 0, तो फाइनाइट इज इक्वल्स टू क्या आ गया, E इंटीग्रेशन ऑफ ds। इंटीग्रेशन ऑफ ds को क्या लिखा जा सकता है, s लिखा जा सकता है। तो यहाँ पर क्या निकल के आ गया मेरे पास, फाइनाइट इज इक्वल्स टू E इंटू एस। ये जो आया मेरे पास में बाय यूजिंग द फॉर्मूला अपन ने निकाल लिया। अब बाय यूजिंग द गॉस लॉ निकालते हैं अपन, बाय यूजिंग द गॉस लॉ। फाइनाइट इज इक्वल्स टू कितना आ गया, क्यू इन अपॉन एप्सिलॉन नॉट, क्यू इन वही सिग्मा इंटू एस, तो फाइनाइट इज इक्वल्स टू सिग्मा एस अपॉन एप्सिलॉन नॉट। ये इक्वेशन नंबर 2 आ गई। इक्वेशन नंबर 1 एंड 2 स्टार्ट करते हैं। दो फर्स्ट और सेकंड से अपन क्या निकाल सकते हैं, ई एस इज इक्वल्स टू सिग्मा एस अपॉन एप्सिलॉन नॉट, तो ई इज इक्वल्स टू क्या आ गया, सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट। ये वाली चीज़ कौन चीज़ आ गई, मतलब अगर नॉन कंडक्टिंग होता है तो सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट आता है, और नॉन कंडक्टिंग और कंडक्टिंग होता है तो कितना आ जाता है, सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट आ जाता है। इस तरीके से अपन इसको निकाल सकते हैं, ठीक है। यहाँ पर कुछ पॉइंट्स लिखे हुए हैं जिनके बारे में भी अपन बात कर लेते हैं। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू अ सरफेस, इट इज ऑलवेज कांस्टेंट। हमेशा इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी जो सरफेस के कारण होगी वो क्या हो जाएगी, कांस्टेंट होगी। इट डज नॉट डिपेंड्स ऑन द डिस्टेंस दैट पॉइंट वेयर वी वांट टू ऑब्टेन इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। ये उस पॉइंट की डिस्टेंस पे डिपेंड ही नहीं करती है, आर पे डिपेंड ही नहीं करती है, ये हमेशा कांस्टेंट होती है, मतलब यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी प्रोड्यूस करने के लिए काम में आती है। ये अपना ये एप्लीकेशन कंप्लीट हो गया है। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स जो CBSE का फर्स्ट चैप्टर है और RBSE का फर्स्ट और सेकंड चैप्टर है, वो दोनों यहाँ पर कंप्लीट हो चुके हैं। इसके आगे अपन कुछ क्वेश्चंस के बारे में बात करेंगे जिनमें अपन पिछले आए हुए क्वेश्चंस के बारे में बात करेंगे, और जो है कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स के बारे में और बात करेंगे। एक फ्लो चार्ट के बेसिस पे अपन बात कर सकते हैं। तो अपन उस फ्लो चार्ट के बेसिस पे जब भी बात करेंगे अगले लेक्चर में कौन सी चीज़ किस तरीके से होती है, तो उसके बारे में सारी चीज़ें बात करेंगे, ठीक है। तो आगे अपन क्या करेंगे कि पहले तो एक फ्लो चार्ट बना के इसके बारे में स्टडी करेंगे, फिर अपन कुछ क्वेश्चंस के बारे में बात करेंगे। इस तरीके से ये चैप्टर अपन फिनिश करने वाला है, ठीक है। लेक्चर्स कंप्लीट हो चुके हैं, इसकी थ्योरी कंप्लीट हो चुकी है, तो जो है इस चैप्टर को अच्छी तरीके से रीड कर लिया जाए। थैंक यू।